नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। ठीक है बच्चों, इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाकी बाद में ये जो चैप्टर है आप लोग का लाख की चूड़ियाँ, इस कहानी को मैंने अच्छे तरीक़ा से पढ़ा दिया है, जिसके राइटर हैं कामता नाथ साहब, है ना। ये बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न अभ्यास है वो शुरू होता है, और आप लोग का कहानी से क्वेश्चन लिया गया है ना। 5 क्वेश्चन शायद कहानी से लिया गया है। तो चलिए बच्चों, हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, हुआ बोल रहा है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। जो कामता नाथ जी हैं, ये अब बचपन में क्या करते थे, अपने मामा के गांव जाते थे, ठीक है ना। और वहाँ गांव में जाकर ना वो बदलू को बदलू मामा नहीं कहते थे, बदलू काका कहते थे। तो भाई क्यों कहते थे बदलू काका, यही आपको बताना। तो चलिए बच्चों, हम लोग उत्तर जानते हैं। तो बच्चों, आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग प्रश्न अभ्यास वाला PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। ओके, देखिए उत्तर में आप लोग लिखेंगे बचपन में। उत्तर में क्या लिखेंगे बुआ, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाते थे। मतलब चाव से कहने का मतलब उनको मामा के घर जाने का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन में, क्योंकि लेखक के मामा के गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कौन रहता था, कारीगर। और कारीगर का क्या नाम था बुआ, बदलू नाम था। अब बताइए, लेखक के मतलब लेखक के जो मामा के बराबर के लोग होंगे वो कौन लगेंगे, लेखक को मामा ही लगेंगे, ठीक है ना। तो लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था, ठीक है। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगा गोलियां देता था, है ना। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर क्या कहते थे, बदलू काका। जैसे हम बताइए बुआ, हमको सब सर जी कहकर बुलाता है, तो अगर कोई नया बच्चा आएगा तो हमको क्या कहेगा, सर जी कहेगा, है ना। क्या सर जी ना कहेगा बुआ, क्या हमको दूसरा चीज़ कहेगा, नहीं कहेगा। तो वही बात होता है। अगर मानिए कोई सर जी हैं और उनका कोई लड़का है, उनको बच्चा लोग भैया कहता है। अगर कोई नया बच्चा एडमिशन कराएगा स्कूल में तो उनको क्या कहेगा, भैया ही कहेगा, सर जी नहीं कहेगा, ठीक है। तो यही बात होता है। जो लोग सुनता है ना कि इनको सब बदलू काका कहता है, तो वहाँ जाने के बाद वो भी उसको बदलू काका ही कहने लगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, ठीक है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है बुआ, देखिएगा वस्तु विनिमय, विनिमय क्या होता है आप लोग जानिए, थोड़ा समझिए। जैसे वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। मानिए आपके पास सेब है और हमारे पास केला है। आपको केला की जरूरत है, हमको सेब की जरूरत है, तो हम आपको सेब दे दिए, बदले में आप हमको केला दे दिए। तो यही हुआ वस्तु से वस्तु का विनिमय करना, ठीक है। एक वस्तु देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करके, है ना। जरूरतमंद लोग क्या करते थे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इसी को हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है ना। तो वस्तु से के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा था विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, तो बता दीजिए रुपया पैसा है। क्या हुआ, रुपया पैसा है। ओके, चलिए क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है, बताएंगे। इस पंक्ति ने लेखक के कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत क्या है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उसके हाथ ही कट गए। अब क्या हुआ बताइए, जो काम लोग करते थे अब वहाँ पर कारीगर, जैसे गेहूं हमारे खेत में हुआ तो गेहूं काटने पहले लोग जाते थे, मजदूर जाते थे। लेकिन अब मशीन आ गया तो हम गेहूं मशीन से कटवा लिए। तो क्या हुआ, मजदूर नहीं काटा, मजदूर को रोजगार नहीं मिला, मजदूर का मतलब रुपया नहीं हुआ, वो अपना आजीवन चलाने में उनको दिक्कत हुई ना। तो उनका हाथ ना काटना, हाथ काटना मतलब क्या, उनका रोजगार हम छीन लिए ना। तो उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, समझे आप लोग। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था, वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे, साथ ही रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनों युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। मैं आपको समझा भी दिया कैसे हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। बोल रहा है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी।
की। लिखेंगे बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था। बदलू जो थे वो क्या करते थे, लाख की चूड़ियाँ बेचा करते थे, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। पहले मानिए कि पहले लोग वाइट मतलब आप लोग सिंपल कहिए ब्लैक बोर्ड पर पहले पढ़ाते थे। सिंपल आप लोग मतलब एजुकेशन का ही उदाहरण लीजिए, पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, डिजिटल बोर्ड आ गया। अब क्या हुआ, डिजिटल बोर्ड आ गया। तो अब ब्लैक बोर्ड पर जो मास्टर पढ़ाना शुरू करेंगे बच्चा उनको ज़्यादा पसंद करेगा कि जो डिजिटल बोर्ड पढ़ाएंगे उनको पसंद करेगा। तो आप बताइएगा सर ज्ञान जिनके पास ज़्यादा रहेगा उनको, नहीं, वो ब्लैक बोर्ड पर वाला बच्चा उतना नहीं पढ़ेगा, कहेगा नहीं हम उस वही मास्टर के पास जाएंगे जो हमको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे, जो हमको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे। तो वही बात हुआ। अब ये लाख की चूड़ियाँ देते थे, अब दूसरा लोग कांच की चूड़ियाँ बेचने लगा, तो कांच वाला लोग को ज़्यादा बढ़िया लगने लगा। इन कारण इनका क्या हुआ, बदलू का मामा जो थे या काका जो थे उनका जो धंधा था, व्यवसाय था, वो बंद पड़ने लगा। क्लियर। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कहना को चोटती थी, है ना। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग ने प्रभाव स्वरूप उस जैसी अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोगों को कारीगरी की कदर ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। या व्यथा लेखक से छिपी ना रह सके। क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छे तरीका से समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। बोल रहा है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग में आपको पता होगा क्या बदलाव आया था उनको। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। बदलू का जो व्यवसाय था वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। वो क्या करते थे, लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। अब वो मशीन से क्या बनने लगा, कांच की चूड़ियाँ बनने लगा। लोगों को कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा भाने लगा, जिस कारण वो लाख की चूड़ियाँ मतलब नहीं लेने लगे, जिनसे उनका जो व्यवसाय था वो बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। तो इस प्रकार ये बदलाव आया। समझ गए आप लोग। आगे आइए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ बनाई जाती है ज्ञात करें। तो लिखेंगे लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर हुआ, यूपी में होता है। कहाँ पर जी, यूपी में। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। इतना ही आपको उत्तर में लिखना होगा। क्लियर, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन पहले हम बता दिए। उसके बाद कहानी से आगे का जो था, कहानी से आगे इसका दूसरा क्वेश्चन बता दिए। ये पहला क्वेश्चन बच गया, तो इसको भी हम समझा दे रहे। समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी हुई चीज़ों को बिकते हुए देखा होगा। आप लोग देखिए, हाथ से बहुत सारा चीज़ बनता है, खिलौना बनता है ना, बहुत सारा मिट्टी का बर्तन वगैरह रहता है। तो आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो, तो उसके विषय में आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा होता है, वो क्या खिलौना बनते हुए देखता है, वो देख लेता है कि ये चीज़ डाल कर बना। जैसे मान लीजिए चाय है, कोई दुकानदार चाय बना रहा है, तो वो बच्चा क्या होता है, देख लेता है, अरे भैया ये दूध दिया, फिर उसमें मतलब चाय पत्ती दिया, फिर चीनी दिया, फिर चाय उसका बन जाता है। तो उसी प्रकार से वो कारीगर देख कर घर में भी आजमाया। तो उसी प्रकार आप लोग मेला जाते होंगे, तो मेला में भी बहुत सारा देखते होंगे चीज़, है ना, तो उसको आप लोग घर पर बनाते होंगे। तो उसी के विषय में लिखना है। तो स्वयं से लिख दीजिएगा आप लोग, या फिर मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा क्वेश्चन आंसर का, उसमें ये क्वेश्चन का उत्तर लिखा हुआ रहेगा। पीडीएफ कैसे लेना है मैं बताता हूँ। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को एक नंबर देते हैं 7488600620। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और एक और नंबर है बुआ 6206011886। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर आप लोग को क्लास 8 का ऑनलाइन बैच दिया जाता है। क्लास 8 का क्या होता है, ऑनलाइन बैच मिलता है। मतलब 1 साल आप लोग को पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स, ऑल कोर्स आपको ऐप पर पढ़ाया जाता है। तो आप लोग जरूर बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो वहाँ पर पीडीएफ जो मिलेगा उसमें 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। ऐसे आप लोग को स्वयं लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे आइएगा। अनुमान और कल्पना से अब हम लोग देखते हैं। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। आपको पता होगा अतिथि देवो भव। अतिथि क्या होते, देवो मतलब भगवान के रूप में माने जाते हैं, ठीक है ना। जो अतिथि होते हैं, है ना, उनका सत्कार आप कैसे करेंगे बताइए तो।
तो उत्तर में आप लोग लिख लीजिएगा कि घर में मेहमान आने पर सबसे पहले मैं उन्हें अभिवादन करूंगा। इसके बाद मैं उनका परिचय जानकर ड्राइंग रूम में, है ना, ड्राइंग रूम में बैठाऊंगा, उनके बातचीत करूंगा। उनसे पूछे जाने पर, है ना, उनके पूछे जाने पर पिताजी के घर पर होने ना होने के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही उन्हें जल ला कर दूंगा। कुछ देर बैठने के बाद उनके लिए अल्पाहार लेकर आऊँगा, है ना। इसके बाद उनके आने के उद्देश्य के बारे में पूछूंगा। यदि उनकी मुझसे मदद हो सकती है तो मैं अवश्य करूंगा, अन्यथा पिताजी के आने का इंतजार करने के लिए उनके विनम्रतापूर्वक कहूँगा। यदि वे बैठना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो उन्हें घर के दरवाजे तक छोड़कर उन्हें अभिवादन करके फिर पधारना कहकर वापस आ जाऊंगा। ओके, तो वो मैं आपको दे दिया। ऐसे आपके घर पर मान लीजिए कि कोई अतिथि आए, मान लीजिए आपके मास्टर साहब ही हम ही आए, तो आप कैसे मेरा स्वागत कीजिएगा, स्वागत सत्कार, वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, ये खुद से लिखना था, ऐसे हम हिंट के लिए इतना दिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है आपको छुट्टियां में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या। जैसे वहाँ पर जो लेखक साहब है कामता नाथ जी, ये लेखक साहब को जाना किसके, मामा के घर, है ना, मामा के घर जाते हैं, जहाँ पर वहाँ एक बदलू नाम के व्यक्ति होते जो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, जिससे वो लगते हैं तो बदलू मामा, लेकिन वो बदलू काका कहते हैं, क्योंकि इस गांव के जो लोग होते हैं वो सब उनको क्या, बदलू काका कहते थे। तो यहाँ पर लेखक भी जाते तो उनको क्या कहते हैं, बदलू काका ही कहते हैं। तो समझ गए ना, मतलब लेखक को मामा के घर जाना अच्छा लगता था। तो आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे नानी के घर, क्योंकि नानी के घर गर्मी छुट्टी में जाते हैं तो वहाँ पर मीठा मीठा आम होता है, गुरुजी हम वहाँ खाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे छुट्टियाँ में मामा के घर जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ मामा मामी का स्नेह मिलता है और गांव का वातावरण भी अच्छा होता है, वहाँ की दिनचर्या भी अलग होती है। यहाँ पर बोल भी रहा था कि दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखना भी था, तो लिख लेंगे हम लोग दिनचर्या, है ना। चलिए मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे मामी के घर की दिनचर्या, लिखेंगे मामा के घर की दिनचर्या। देर रात तक मामा मामी से बातें करना। दूसरा, सुबह जल्दी उठकर उसके बच्चों के साथ बागों में घूमना। तीसरा, पेड़ पौधों को निहारना। चौथा, आम तोड़कर खाना और खिलाना और क्या, खेलना भी था। फिर दोपहर में गर्मी के कारण घर में रह कर लड्डू है ना, लूडो, मतलब गर्मी ज़्यादा है तो लूडो खेलना के लिए, क्या, लूडो शतरंज ताश चौपर आदि खेलना, गप्पे मारना, है ना। चलिए, लस्सी शरबत पीना, है ना। शाम के समय खेतों की ओर जाना, खरबूज तरबूज काकड़ी आदि तोड़कर खाना। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ओके, आगे अब लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए, दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास के इस प्रकार के किसी एक परिवर्तन का उदाहरण देकर उसके बारे में लिखना। लिखेंगे मशीनी युग के कारण बड़े से बड़े व छोटे से छोटे उद्योगों में अपार परिवर्तन आए। हमारे घर के पास एक घर में ही लकड़ी का फर्नीचर बनता था। कितने ही कारीगर दिन रात लकड़ियाँ चीर चीर कर फर्नीचर बनाया करते थे। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख देना। ओके, क्लियर। चलिए, बस इतना ही आपको लिख देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में क्या करना है, चर्चा करना है। आइए बच्चों करते हैं चर्चा, हमारे साथ कीजिए। बाजार में बिकने वाले सामान के डिजाइन आए दिन कोई ना कोई परिवर्तन देखने को जरूर मिलता है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहले, इंसान की मांग जो बढ़ती ही जा रही है। दूसरा, बाजार में कंपटीशन, है ना। बाजार में आज ही एक ही चीज़ है, कई अलग अलग कंपनियां डिजाइन कर रही है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा आकर्षक चीज़ ही इंसान का मन मोह लेती है, इसलिए कंपनियां एक ही चीज़ के कई अलग अलग आकर्षक डिजाइन के रूप में पेश कर रही है, ताकि खरीदार का ध्यान क्या हो, खींचा जा सके। मान लीजिए कि एक एक चीज़ है, उसको 2-3 रंग के मास्टर पढ़ाएगा तो आपका मन वहीं जाएगा जो मास्टर थोड़ा अच्छे तरीका समझाएंगे। बस वही बात है। ठीक है ना, समझ गए ना। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। बोल रहा है हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर आपको क्या करना, लेख तैयार करना। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखिए, पिछले कुछ समय में हमारे खान पान रहन सहन में बड़ा बदलाव आया है। यहाँ तक कि हमारी बोल चाल जो है ना बाबू, पहनने ओढ़ने का जो तरीका है ना, ये भी काफ़ी प्रभावित हुआ। इस बारे में लोग को बातचीत करने पर पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन शैली को ज़रूरतों के हिसाब से बदल दिया है। ठीक है ना। कुछ लोग जो हैं ऐसा मानते हैं कि इस तरह में परिवर्तन स्वीकार करने के बाद समाज में उनका रुतबा पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। वहीं कुछ लोगों का मतलब अलग अलग क्या है, मान है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारी संस्कृति को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया है। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्लियर। 5 नंबर क्वेश्चन तक आपका क्लियर कंप्लीट हो गया है।
चलिए देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर बाबू, आपका जो ये कल्पना वाला था ये भी आपका हो गया, मतलब अनुमान और कल्पना, ये भी 5 क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, क्लियर तरीका से समझ लिया। अब आ जाइए भाषा की बात। भाषा की बात में है, बदलू को किसी बात से जिद थी कि कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता था जो सुंदरता कांच की चूड़िया में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों की अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। मतलब देखिए यहाँ पर, जो सुंदरता कांच की चूड़िया में होती है लाख में कहाँ संभव है, मतलब वो जो वाक्य बोलते हैं इनमें मतलब क्या समझ रहे हैं ना आप लोग। व्यंग, पहले तो देखिए हारे हुए मन से बोल रहे हैं, दुखी मन से बोल रहे हैं, फिर व्यंग मतलब, तो व्यंग में बोले जो वाक्य जो होता है ना उसका अर्थ सामान्य नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका ऐसा वाक्य एकत्र करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए हम व्यंग वाक्य लिखे हैं। अब पहले जैसी औलाद कहाँ, पहले जैसी औलाद कहाँ, मतलब है ना। तो इसका व्याख्या आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने मिलता है कि जिसमें उनके हृदय में छिपा हुआ दुख और व्यंग देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है, ठीक है। तो बस एक भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही आपको, इस तरह से हम आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिए, ठीक है ना। आप लोग सुनते होंगे बहुत सारे माता पिता भी कहते हैं अब पहला जैसा औलाद का पहले जैसे बच्चा लोग होता था अब वैसा बच्चा रहा ही कहाँ है, ठीक है ना। मतलब बड़ा होते ही अपने पिता और माता पिता को क्या करता है, वृद्धाश्रम पहुंचा देता। तो वही बात है बाबू, समझ गए ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है, भाषा की बात, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, ठीक है ना। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है। बदलू क्या है बाबू, कहानी की दृष्टि से क्या है, एक पात्र है, मतलब एक क्या है वहाँ पर जो मतलब उसमें भूमिका निभा रहा है ना। आइए यहाँ बेटर आपको समझ में आएगा। देखिए ये बदलू शब्द जो देख रहे हैं ये कहानी में क्या है, कहानी की दृष्टि से एक पात्र है। भाषा की बात, व्याकरण की दृष्टि से ये संज्ञा। बदलू क्या है, संज्ञा। संज्ञा आपको पता है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो ये संज्ञा आपको जान रहे हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान या वस्तु, विचार अथवा भाव के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया। व्यक्तिवाचक है ना, जानते हैं व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिससे खास व्यक्ति का बोध हो। जैसे मान लीजिए आदित्य मेरा क्या है, ये खास नाम है ना। अगर मेरे जैसा किसी का नाम हुआ तो उसका सारा कुछ रूपरेखा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे जाति भर का बोध हो। जैसे मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ, तो लड़का कहने का मतलब बोलेंगे जैसे क्लास में बहुत सारा लड़का रहता है तो लड़का कहेंगे तो एक किसी खास मेरा ही बोध नहीं होगा, बहुत सारे लड़कों का बोध होगा, ठीक है ना। जैसे लड़की कहेंगे बहुत सारे लड़कियों का बोध होगा, है ना। एक लड़की कहने से किसी खास सीता का बोध नहीं होगा, मतलब जो उससे पूरा गाय कहने से क्या होगा, पूरी गाय जाति का बोध होगा। तो जिससे जाति भर का बोध हो उसके जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। और जिससे किसी मतलब जिसको हम लोग क्या न देखेंगे, मतलब न छुएं, मतलब जो है ना इसको छुएंगे भी नहीं, इसका सिर्फ अनुभव करेंगे। क्या करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, उसको भाववाचक। जैसे आप क्या हैं, आप क्या हैं बाबू, आप सुंदर हैं या खराब हैं, इसको हम क्या करेंगे, छुएंगे देखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। आपको देखेंगे तो आप अच्छा विचार बोलेंगे तो आप सुंदर हैं, है ना। तो वही बात है, अगर हमको देखना है कि कोई क्या करता है, नफरत हमसे करता है, तो हम कैसे पता करेंगे। कोई हमसे नफरत करता है ये हम कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो वो हमसे नफरत कर रहा है, ठीक है ना। तो बात यही है, कोई बच्चा खुश है हम कैसे पता करेंगे, तो हम देखेंगे कि आज वो चंचल है, सब काम अच्छा तरीका से कर रहा है ना, पढ़ने लिखने में उसको मजा आ रहा है, बार बार खुश है, हंसी आ रही है तो वो खुश है ना। तो ये अनुभव करने वाला चीज़, उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा सुनकर आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखे व्यक्तिवाचक संज्ञा बदलू, बेलन, मचिया। जातिवाचक संज्ञा में आदमी लिखिए, मकान लिखिए और शहर लिखिए। भाववाचक संज्ञा में स्वभाव, रुचि, व्यथा। बस इस प्रकार आपको ये वाला भी क्लियर हो चुका है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि गांव की बोली गई कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू व्यक्त जो वक्त है, समय को बखत और उम्र कहता है, ठीक है। इस तरह अन्य शब्दों को खोजे जिनके रूप में परिवर्तन हुआ परंतु अर्थ में नहीं, ठीक है ना। जैसे उम्र को क्या बोलता है, उम्र। आप लोग गाँव में भी सुनते होंगे, तुम्हारा कितना उम्र हुआ है, उम्र हुआ है। उम्र ने कोई नहीं बोलता है। आयु कितना हुआ है कोई नहीं बोलता है, उम्र बोलता है। कोई क्या बोलता है, उम्र। जैसे वक़्त है ना, ये बोलेगा कि कितना कौन वक़्त हो है ना, मतलब
मतलब कौन समय है, तो बुआ ये समय नहीं बोलता है, वक़्त बोलेगा। क्या बोलेगा? वक़्त बोलता है, वक्त नहीं बोलेगा, वक़्त बोलेगा। क्या बोलता है? वक़्त। तो वही बात है, आप मतलब इससे क्या हुआ, रूप में परिवर्तन हो गया लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। तो वैसा हमको क्या करना है, चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इंसान, अर्थ क्या होता है? मनुष्य। इंसान बोलता है रंज, दुख है ना, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। तो इस प्रकार हमने बुक से ही चुनकर लिख दिया। तो बच्चों इस प्रकार आपका A to Z सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। बस आपके लिए होमवर्क में एक ही चीज़ रहा, क्या रहा बुआ, कि ये शब्दार्थ को आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा सारा शब्दार्थ। मैं आपसे बाद में कभी भी पूछ भी सकता हूँ या कभी ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लूँगा तो आप लोग टेस्ट में भी देंगे, ठीक है। चलिए, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चैनल जो है आपको क्लास 8 का पूरा ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला है बहुत जल्द, है ना। आपको सारा सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।